गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सारों की तरफ से एक एसोसिएट इंटरव्यू सीरीज देख रहे हैं, जहां मैं एक रिसर्च एसोसिएट और आज का होस्ट हूं। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है किर्त राठौड़। वो एक दलित एक्टिविस्ट हैं और वो दलित अधिकार मंच ऑर्गेनाइजेशन में कन्वीनर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक गुजरात, इंडिया से है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर किर्त राठौड़ जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, मिस्टर राठौड़, जैसा कि आप दलित बरादरी से हैं, आप हिंदुस्तान में दलित होने के मुश्किल पहलू पर रोशनी डालने के लिए सबसे अहम शख्सियत हैं। एक पसमानदा ग्रोह के रुकन होने के तौर पर आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्या कभी आपने गैर महफूज महसूस किया या आपकी शनाख्त की वजह से आपके साथ गैर मुनासिब या इम्तियाजी सलूक किया गया है, और आप अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से कैसे निपटते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे इस फोरम में मौका दिया अपनी बात रखने का। शुक्रिया आपका। और हम सब जानते हैं कि दलितों के साथ जातिगत जो हिंसाएं, जातिगत जो भेदभाव होता है, वो उसके भेदभाव के भोग हम खुद भी बने हुए हैं, क्योंकि हम भी इस कम्युनिटी से आते हैं। तो जब हमने ये काम शुरू नहीं किया था, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मुझे अच्छी तरीके से मालूम भी नहीं था कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी क्या है, क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा स्मॉल सिटी में रहता था, टाउन में रहता था। तो टाउन में ज्यादातर डायरेक्टली अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस फेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब हम पढ़ते थे तब स्कूल में हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम कुछ जातिगत हिंसा, भेदभाव के हम भोग बन रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसा होता था कि हम स्कूल में, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हम दलित बच्चों को खड़े करते थे। जो टीचर थे वो बोलते थे, इसमें से बीसी कौन है, बीसी यानी बीसी बुलाते थे, बैकवर्ड क्लास हमको। तो पूरा क्लास भरचक खिंचोखिंच भरा हुआ था, 50 से ज्यादा संख्या थी, और उसमें से 4 हम दलित लड़के थे। तो सब खड़े होते थे, और खड़े होने की वजह ये थी कि वो बोलते थे कि आपका शिष्यवृत्ति का फॉर्म बनने का है। तो शिष्यवृत्ति का फॉर्म बनने का है, तो बोलते थे ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। तो पूरा क्लास हमारे सामने देखता था कि ये बीसी है, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट। तो ऐसा होता था उस टाइम पे कि ना पूछो बात। मन भर आता था कि ये क्या हो रहा है। ये नेग्लेक्ट करने की बात थी पूरी क्लास में हमको। फिर ज्यादातर ये बात धीरे धीरे हमको समझ में आई, कॉलेज में भी आए, तो कॉलेज में भी ऐसा कहीं ना कहीं फीलिंग हो रहा था क्लासेस में दलित होने की वजह से। तो कुल मिला के बहुत सारी कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ रही है। और उस टाइम पे थोड़ा घर का सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो फीस भरने के लिए हम मजदूरी करने जाते थे खेतर में। तो उस टाइम पे भी हमको छुआछूत का भोग बनना पड़ा। खेत में जब जाते थे, तो जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उसका जो खेत था, तो वो लोग हमको खाने का, पानी पीने का सब ऊंचे से दे रहे थे। उस टाइम पे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, सब देख रहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है। मेरी मदर को मैं पूछ रहा था कि ये लोग हमको ऐसे क्यों पानी दे रहे हैं, ऐसे क्यों खाना हमको खिला रहे हैं। तो मेरी मदर बोल रही थी कि हम छोटी जाति के लोग हैं, इसलिए ये लोग हमारे साथ ये छुआछूत रखते हैं। तो कुल मिला के ये जो बचपन से ही एक जातिगत हिंसा का हम भेदभाव का भोग बने हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने बचपन से जवानी तक का बताया कि किस तरीके से, किस मरहले से आप गुजर के आए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। जैसे भी आपने कहा, दलितों को हिंदुस्तान की इंतहाई निचली जात समझा जाता है। किस हद तक उनके
असासे, मिल्कियत, तालीम और मुलाजमत में जात पात की बुनियाद पर इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है, उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर किस किस्म के तआस्सुब का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली आपने जो बात रखी है वो बाबा साहब ने भी पूरा जीवन अपना इस बुनियादी ढांचे को निपटाने के लिए ही उसका संघर्ष रहा है। कुल मिला के बाबा साहब का जो भी आंदोलन रहा है वो छुआछूत के खिलाफ ही रहा है। आप महाड़ जड़ सत्याग्रह का आंदोलन ले लो, मनुस्मृति का आंदोलन ले लो, और जो अलग अलग उसके जो आंदोलन है वो आप ले लो, सब में कहीं ना कहीं ये छुआछूत के खिलाफ ही उनका पूरा एक आंदोलन है। तो उस टाइम पे भी आप देखो तो दलितों को पानी पीने का नहीं मिल रहा था, तो बाबा साहब ने 1927 में मार्च में ये आंदोलन किया। तो अभी 2022 चल रही है इंडिया में, तो आज भी इंडिया में कई ऐसे विलेज है भारत में जहाँ एक दलित होने की वजह से वो गांव का जो एक कुआं रहता है पानी का, तो वहां पानी आज भी नहीं भर सकते हैं। पूरा डिस्क्रिमिनेशन आप देखो आज पूरे देश में। आप हम न्यूज में भी पढ़ रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हो रही है कि बारात लेके जाते घोड़ी पे बैठने का प्रतिबंध है गाँव में, और जो कोई लोग ऐसा साहस करते हैं पढ़ने लिखने के बाद तो उसका पूरे का पूरे गांव का सोशल बाइकआउट होता है। ठीक है, और कई जगह पे तो दलितों की इस वजह से हत्या हो जाती है। कुल मिला के पूरे देश में इंडिया में एक जातीय आधारित हिंसा की बढ़ोतरी हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका आंकड़ा भी बोल रहा है कि उत्तरोत्तर इंडिया में अलग अलग स्टेट में दलितों पे जो हिंसा है वो बढ़ रही है। और इसका रिपोर्ट एनएचआरसी ने भी बरसों पहले निकाला था, तो उसमें भी ये बहुत गंभीरता पूर्वक की बात उन्होंने रखी है कि जातिगत हिंसा के भेदभाव के शिकार दलित और लोग जो है पूरे इंडिया में वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं। शिक्षा में भी आप बात कर लीजिए, शिक्षा में भी हम रोहित वेमुला की एक एग्जांपल लेते हैं, तो उच्च शिक्षा की जब बात आती है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन का दलित छात्रों को कहीं ना कहीं ये भेदभाव का भोग बनना पड़ता है। इसकी वजह से तो रोहित वेमुला हमारे आज बीच में नहीं है। ऐसे कई सारे रोहित वेमुला है जो अभी न्यूज के हेडलाइंस नहीं बने हुए हैं। और रोजगारी की जो बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का जो इश्यू है उसमें कई सारे दिक्कत दलितों को अभी झेलनी पड़ती है। डिग्री होने के बावजूद भी प्राइवेट कंपनियों में उनको एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भोग बनना पड़ता है, उसके कास्ट की वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे भी कई सारे अध्ययन रिपोर्ट भी है और उसके खिलाफ आंदोलन भी हुए हैं कई सारे क्षेत्र में। हमारे दिग्गज दलित नेता अभी नहीं हमारे बीच में, रामविलास पासवान, उन्होंने कई बार इंडिया में संसद में ये मुद्दा उठाया है। प्राइवेटाइजेशन जो एक्ट बनाने चाहिए, प्राइवेट के जो खानगी क्षेत्र में अनामत का रूल्स लाना चाहिए, ऐसा एक्ट बनना चाहिए संसद में, भारत में। ऐसी मांग भी कई वर्षों से इंडिया में उठ रही है, और इसलिए उठ रही है कि कहीं ना कहीं एक दलित होने की वजह से यूथ को प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप नवसर्जन ट्रस्ट के साथ भी काम करते हैं, बराए मेहरबानी हमें उसके बारे में बताएं और हमें अपने ट्रस्ट के बुनियादी मकसद और अहम तहरीकों के बारे में भी बताएं, जैसे कि आप हिंदुस्तान में दलितों और पसमानदा बिरादरियों के हकूक के लिए किस तरह उनकी हिमायत के लिए जदोजहद करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरे पास ये अनुभव है, ये पूरा के पूरा श्रेय नवसर्जन ट्रस्ट को जाता है। क्योंकि 1996 में जब मैं सेकंड ईयर बीकॉम कॉलेज कर रहा था, तो तब जाके मैं जहाँ रहता हूँ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक स्मॉल ब्लॉक है विरमगाम, तो वहीं नवसर्जन ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम पे मैं नवसर्जन में जुड़ा था। जुड़ने की वजह ये थी कि एक बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है उसको समझना था, और हमारे जो समाज के लोग के साथ
कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं उसको समझने के लिए मैं कॉलेज के वक्त में जुड़ा था। तो फिर उस जर्नी की आज 26 ईयर हो गए हमारे। अभी तक नवसृजन के साथ हम लिंकेजेस बनाए रखे हुए हैं। और नवसृजन ने गुजरात में और पूरे इंडिया में बहुत बड़ा काम किया है बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फैलाने का। और नवसृजन की शुरुआत 1989 में गुजरात में हुई थी। और उस टाइम पे गुजरात में जो खंभात ब्लॉक है उसका गोलाना करके एक विलेज है, उसमें जब ये हमारे नवसृजन के फाउंडर जो है मार्टिन मैकवान, तो उस टाइम पे उन्होंने जो ये काम करते थे जागृति का, उस टाइम पे दरबार ज्ञाति के लोग ने 4 दलितों की हत्या कर दी गई थी गांव में। गुजरात में ये आखिरी और पहला बनाव था वहीं 1989 में। तो दरबार लोगों ने बंदूक से गोली मार के 4 दलितों की हिंसा हिंसा कर दी। तो उस टाइम पे तो बहुत गुजरात में माहौल खराब था। तो उस केस से अपने अद्यतन वो कामगिरी की वजह से मार्टिन भाई ने सोचा कि एक गोलाना नहीं है गुजरात में, हर एक गांव गोलाना है। जहां दलित अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो ये लोग उस पर अत्याचार करते हैं, और जहीं दलित आवाज नहीं उठाते हैं तो वो गुलामी की तरह रहते हैं, तो वहां ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़े नवसृजन में, और जो भी एक्यूज थे 22, उसको लाइफ टाइम बेल की सजा, लाइफ टाइम जेल की सजा उसको मिली। और उसमें कई लोग तो जेल में ही मर गए। तो ये गोलाना का जो इतिहास है वो पूरा इतिहास की वजह से गुजरात में बहुत इम्पैक्ट हुई। और उस टाइम पे जो घटना थी 25 जनवरी 1989, और अगले दिन 26 प्रजासत्ताक दिन था। तो उस टाइम के सीएम थे अमर सिंह चौधरी, वो भी शेड्यूल ट्राइब थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़, इतना बड़ा हादसा था तो दूसरे दिन 26 अपने प्रजासत्ताक दिन का कार्यक्रम निपटा के गोलाना आ गए, और गोलाना आके दलितों को बोला कि गुजरात का सीएम आपके बीच में है, बोलो आपको क्या दिक्कत क्या है, हम सुरक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो उस टाइम पे एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला सीएम को कि ठीक है आप आ गए हैं, आप बोल रहे हैं ये देंगे वो देंगे ये, लेकिन वो जो मर गए उसकी जान तो आप वापस नहीं ला सकते, और हमको एक सवाल का जवाब दो। तो सीएम ने बोला कि बोलिए बोलिए क्या सवाल है आपका। तो वो दादा ने बोला कि क्या हम इस देश के नागरिक है क्या, क्या इस देश के हम नागरिक है क्या। तो उस टाइम पे वो जो सीएम पूरे गुजरात का, उसके पास इसका जवाब नहीं था, उसका जवाब नहीं था, है ना। तो कुल मिला के दलित आंदोलन खड़ा करने में नवसृजन की बहुत बहुत भूमिका रही है। और तब जाके नवसृजन ने गुजरात में बहुत काम किया। मेला धोने का इश्यू है, और 1993 जो एक्ट था उसमें बदलाव लाने की जो बात है, एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट की जो बात है, और खास तौर पे छुआछूत का जो सबसे बहुत बड़ा काम किया हो पूरे देश में, तो नवसृजन ने किया है। नवसृजन ने गुजरात में 2010 में बहुत बड़ा एक सर्वे किया है, अस्पृश्यता का सर्वे किया है, 1500 से ज्यादा विलेज का सर्वे किया। आज तक इतना बड़ा सर्वे इतने लोगों के मिलने के बाद किसी ने किया हो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो बहुत जो अस्पृश्यता का जो टिपिकल इश्यू है वो पूरी बारीकाई से उस रिपोर्ट में डाला हुआ है। तो उसमें 98 प्रकार की अस्पृश्यता गुजरात में कैसे कैसे रखी जाती है, कौन कौन रखता है, इसका बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक ढंग से सर्वे किया है। उसमें एक अमेरिकन जो एजेंसी है वो भी हमारे साथ में जुड़ी थी, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा सर्वे हुआ। और 2010 में ये सर्वे का रिपोर्ट हमने लॉन्च किया। तो उस टाइम पे हमारे देश के बड़ा प्रधान गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी साहब, और बहुत बड़ा हंगामा हुआ गुजरात में। वो विकास की बात कर रहे थे, और गुजरात में इस विकास की सिचुएशन में दलित कहाँ है, हम इसकी बात कर रहे थे, है ना।
तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ा भूकंप लेके आया था गुजरात में उस टाइम पे 2010 में। तो उसकी बहुत चर्चा हुई, पूरे इंडिया में चर्चा हुई और बहुत सारे न्यूज में इसकी हर स्टोरी आ रही थी। तो तब जाके गुजरात गवर्नमेंट ने सेप्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ, तो उसको रिसर्वे करने का काम सौंपा और उसमें भी कुछ नहीं निकला। रिसर्वे में भी सरकार की दानत नहीं थी इस पे काम करने की। आज भी 2010 से 2022 तक जब भी विधानसभा में असेंबली का सत्र मिलता है तब नवसृजन का रिपोर्ट की गूंज आज भी गुजरात की विधानसभा में दिखाई पड़ती है। आज भी अस्पृश्यता का सर्वे का रिपोर्ट के बारे में विधानसभा में चर्चा होती है, एमएलए उसके प्रश्न पूछते हैं और गवर्नमेंट आज भी बोलती है इसके खिलाफ हम कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ करती नहीं है। यानी कि कुल मिला के नवसृजन ने सोशल जस्टिस मूवमेंट का काम बहुत मजबूताई से किया और पिछले 25 साल में गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन हर एक मुद्दे को लेके किया है, लोगों को सशक्त करने का काम किया है। हम ऐसे बोलते थे गांव में कि एक किरीट भाई अकेले मजबूत होंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, किरीट भाई से अकेले कुछ नहीं होगा, मार्टिन मैकवान मजबूत होगा तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारे समाज के हर एक लोग मजबूत होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए और वो ताकत अपने शरीर से नहीं आती है, ये ताकत हमारे शरीर से नहीं आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो हमको जो लॉज के जो हमको अमलवारी हमारे लिए बनी हुई है उससे हमको ताकत मिलती है, लेकिन हम उस लॉ को जानते नहीं। तो नवसृजन ने बहुत काम किया, गांव गांव जाके दलित यूथ को ट्रेनिंग देने का काम किया। खास तौर पे हमारा जो लॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, SC/ST एक्ट है, अलग अलग जो हमारे IPC की धारा है, जो अलग अलग जो हमारे लिए बॉडीज बनी हुई है, वो अलग अलग पंच है, सरकार की बॉडीज है, तो उसमें कैसे हम हमारी बात रख सकते हैं, हमारे अधिकार क्या है। जब तक हम बाबा साहब बोल रहे थे, जब तक हम हमारा अधिकार नहीं जानते होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बाबा साहब बात जरूर करते हैं, जय भीम मजबूताई से बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं गांव में कि जय भीम बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम अपने अधिकार के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, हम अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तो हम संघर्ष नहीं करेंगे। तो नवसृजन ने पूरे गुजरात में हर एक गांव में दलित यूथ को ट्रेनिंग देने का काम किया। खासतौर पे पंचायत में भागीदारी बढ़े, पंचायत में जो दलित पीपल है, सरपंच है, मुखिया है, जो मेंबर है, उसकी भागीदारी बढ़े, पंचायत में जाए, वो लोग अपने कुर्सी पे बैठे, अपने कई सारे सर्वेस जो मैंने बोला है, जो अस्पृश्यता का सर्वेस, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया था कि सरपंच जो दलित सरपंच है गुजरात में, तो वो अस्पृश्यता की वजह से कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे पंचायत घर में। तो ऐसे शिक्षा में भी था, मिड डे मील में भी बच्चे को अलग बिठाया जाता था। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं और कई कंप्लेंट भी दर्ज हुई है कि दलित सरपंच राष्ट्रध्वज नहीं फरका सकते गुजरात में। देखो, जहां विकास मॉडल की बात हो रही है, पूरे देश में घंटा बजा के मोदी जी बोल रहे थे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन दलितों का विकास कहाँ हुआ? आज भी दलित बस्ती गुजरात में आप जाओ तो ऐसे ही खंडेर हालत में है। ग्रांट आती है सरकार की, SCP जो बजट होता है हमारा दलितों का, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दलितों का नाम होता है और वो रोड अलग जगह पे बनाते हैं। जी, सारे ऐसे जो इश्यूज है वो बहुत बड़े लार्ज लेवल पे हमने खड़े किए और सरकार को भी मानना पड़ा है कई बार, और सरकार ने भी उसमें पॉलिसी चेंजेस करने का भी काम किया है। दलित MLA के साथ में रह के भी कई सारे मुद्दे हमने गुजरात में इकट्ठे किए। सबसे बहुत बड़ा अहम नवसृजन ने काम किया है दलित शक्ति केंद्र बना के। और दलित शक्ति केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि जहां हर एक देश के, हर एक राज्य के गरीब दलित बच्चे आ रहे हैं और उसको 3 महीने का वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको ट्रेनिंग देके, अलग अलग कोर्सेज के ट्रेनिंग देके और उसको गांव में भेज रहे हैं ताकि वो अपना खुद का कुछ छोटा धंधा कर सके, और धंधा करेगा तो कुछ समाज में योगदान देगा। तो ये मूवमेंट अभी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। अभी इसमें हजारों लोग अभी यहाँ से निकले हुए हैं, अपने गाँव में जा रहे हैं, गाँव में धंधा कर रहे हैं। कई लोग तो पुलिस ट्रेनिंग में आके पुलिस में भी लग चुके हैं, अच्छे अच्छे पोस्टिंग पे है। तो एक सोशल जस्टिस का भी बदलाव का काम हम कर रहे हैं, फाइटिंग का भी काम कर रहे हैं, और बाबा साहब आइडियोलॉजी जो है उसको, आइडियोलॉजी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और अपने अधिकार की जागृति आए, ऐसा भी हम काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम अपना ये काम कर रहे हैं।
बहुत 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 शुक्रिया। हाँ, बहुत ही आपने ब्रीफ किया नवसर्जन के बारे में, तो बहुत ही हमें उसमें नई नई बातें पता चली कि किस तरीके से नवसर्जन और आपका पूरा ग्रुप जो है इस जो आंदोलन है इसमें हिस्सा बने हैं। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप बतौर कन्वीनर दलित अधिकार मंच के साथ भी वाबस्ता हैं। बराए मेहरबानी हमें इस मंच के बुनियादी मकसद के बारे में बताएं और ये प्लेटफॉर्म अकलियतों पर जुल्म और सितम के मसाइल के हल करने के लिए किस तरह काम कर रहा है। दलित अधिकार मंच बनाने का एक सपना ऐसा था कि नवसर्जन के साथ में तो हम काम कर ही रहे, लेकिन दलितों के अधिकार के लिए एक फोर्स खड़ी हो और उसमें ज्यादातर यूथ आगे आए लीडरशिप लेने के लिए, और जी। एक संगठन गठित होता है तो लोगों को भी लगता है कि हम कोई संगठन में जुड़े हुए, तो उसको हम मेंबरशिप देने का काम करते हैं। गांव गांव में कमेटी बनाए रखी है और उसको एक छोटा मोटा उसको एक होद्दा भी दिया हुआ है ताकि उसको एक ताकत मिलती है इस संगठन की, और गांव गांव में यूथ को उसको ज्वाइंट करते हैं। और जो मैंने पिछली बार आपको बताया कि लोगों की जो जानकारी है वो हर एक गांव में जो यूथ है उसको मिले और एक शाखा बने, और बाबा साहब आम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है वो यूथ समझे और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने गांव से ही खुद करे। दूसरे गांव की चिंता मत करे, अपने गांव की चिंता करे। दूसरे गांव में तो दूसरे यूथ है वो कर लेंगे, ठीक है, तो अपने गांव की जिम्मेदारी खुद अपने यूथ जो कमेटी मेंबर है वो उठा ले। वो पंचायत में डिस्क्रिमिनेशन हो, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो, या अपने जाहिर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए, मॉनिटरिंग करे। पूरे अपने गांव में बजट जो आ रहा है दलितों का पंचायत में तो उसका मॉनिटरिंग करे, आरटीआई का यूज करे और अच्छा काम हो पंचायत में, ऐसी रणनीति बनाए। दूसरा हमने ये काम इसलिए किया है मंच का कि जो लॉज है वो लॉज स्टेट पॉलिसी जो है स्टेट पॉलिसी में हम इंटरवेंशन करें। इंटरवेंशन करके जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो सोशल जस्टिस सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, गवर्नर है, उसके साथ में हम जाते हैं मिलने के लिए, ज्ञानपन देते हैं स्टेट लेवल की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाने का। हम उसके साथ लगातार हम लॉबिंग एंड एडवोकेसी बनाए रखे हुए हैं। तो कुल मिला के ये मंच अधिकार के लिए है और ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए हैं। तो ये बाबा साहब ने जब अधिकार दिए है तो उसका जो कार्य है वो हर एक गांव में फैलाने का, जागृति का साथ साथ में काम भी करते हैं। थैंक यू। हम बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। दलित अधिकार मंच जैसी तंजीमें अकलियतों के हकूक के लिए काम करती हैं, उनकी कोशिशें अक्सर निशाना बनती हैं। तो सवाल यह है कि दलित अधिकार मंच को किस किस्म के मसाइल और रुकावटों का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है। खास तौर पे तो जब हम ये सोशल चेंजेस की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो पूरा प्रकार चैलेंजेस तो हमारे सामने रहता ही है। ये तो रहेगा ही क्योंकि हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं और ये जो दूसरा जो समाज है जो बदलाव नहीं लाना चाहता है, ठीक है, तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे हर एक काम में वो रुकावट डालेगा। लेकिन हमारे पास भी इस काम का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। 25 ईयर मेरे मेरे खुद का हो गया इस काम का अनुभव में। तो उसके जो चैलेंजेस जो है उसको हम अच्छी तरीके से वो निपटा लेते हैं। और दूसरा ये है कि अभी चैलेंजेस में क्या है कि पॉलिटिकल जो एजेंडा है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, तो उसको ये दलित अधिकार मंच अभी थोड़ा कहीं कहीं ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही है, लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ रहा है, तो हम जो बोलते हैं वो लोग करते हैं, तो थोड़ा उन तरीके से रहता है। लेकिन हमारे पास लोगों की ताकत है, दलितों की ताकत है, जो दलितों का बहुत संख्या में हमारे साथ में लगाव है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। और ज्यादातर जो हम बात करते हैं तो हिंदुत्व की जो विचारधारा की जो बात है, गुजरात में जो लेबोरेटरी हमको बोलते हैं, यहाँ गुजरात एक लेबोरेटरी है हिंदुत्व की, तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। तो कई सारी धमकियां हमको भी मिलती है
ही मैंने मेरे 25 ईयर में कभी भी एट्रोसिटी एक्ट की एफआईआर अभी तक मैंने दर्ज नहीं करवाई। ठीक है, वो जो चैलेंजेस रहते हैं तो हम उसको खुद निपटा लेते हैं, छोटी मोटी चैलेंजेस को। लेकिन अभी पिछले 6 महीने पहले मेरे को जान से मारने की धमकी मिली, और अच्छा। वो धमकी मुझे गुजरात पुलिस ने दी। और गुजरात पुलिस ने एक कांस्टेबल है, उसने मुझे फोन करके ये धमकी दी, और बार बार मुझे फोन करके बोल रहा था कि तेरा मर्डर कर देना का है, तू दलित दलित बहुत करता है, दलित अधिकार मंच का मुखिया है, तू दलितों के लिए ऐसा करता है, दलितों के लिए ऐसा करता है, तू बहुत ऐसा करता है। वो फोन पे मुझे ऐसे गालियां दी, मेरी जाति के प्रति गालियां दी, और मुझे मार देने की धमकी दी। और उसके खिलाफ संघर्ष करके, क्योंकि आपने बोला चैलेंजेस से पुलिस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है। ठीक है, तो 3 दिन के बाद बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ा जुलूस निकाला दलितों ने हमारे सपोर्ट में। तो पुलिस ने उसके खिलाफ फिर एफआईआर लॉन्च की, और बहुत बड़ा हमको लड़ना पड़ा। और उसको जो को पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया, SC/ST एक्ट की कलम भी लगी, है ना। तो ये संघर्ष अभी जारी है, लेकिन हम किसी से डरते नहीं है। हम बोलते हैं कि हम बाबा साहब के वंशज है, और बाबा साहब के वंशज है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे देश में। हम कॉन्स्टिट्यूशन अमलवारी का काम करते हैं, जो काम गुजरात और भारत सरकार को करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की अमलवारी का काम गुजरात और भारत सरकार को करना है, वो काम हम कर रहे हैं। सरकार जो करती है तो हमको क्यों करना पड़ता। ठीक है, तो हम किसी से डरते भी नहीं है। ये अच्छी बात है। और अच्छा लगा कि आप इतनी मुश्किलातों के बावजूद भी आपके जो हौसले हैं वो बुलंद है, और आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में पसमानदा बरादरियों पर बार बार सितम जुल्म की मौजूदा लहर ने अकलियतों के लिए गैर महफूज माहौल पैदा कर दिया है। किस हद तक दलित बरादरियों के मुस्तकबिल के लिए खतरा लाहक है? आपकी तहरीक ने कमजोर दलित बरादरियों को महफूज बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं या कोशिशें की हैं? अभी पूरे देश में बहुत अफरा तफरी का माहौल है। इंडिया में तो खास तौर पे ऐसा माहौल इस सरकार ने बनाया है कि जो भी कोई अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, कि ये देशद्रोही है। आप देख लीजिए, पूरा इंडिया में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ खेडूतों के अधिकारों के लिए। तो खालिस्तानी बोलते थे उनको, पाकिस्तानी बोलते थे। और जब जब कोई अधिकार की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम उसमें बार बार इसमें जोड़ देते हैं। आपको मैं और एक बात बता दूं, गुजरात में क्या होता है। गुजरात में जब इलेक्शन आता है तो ये मुस्लिम और हिंदू, ये जो उसके बीच में कैसे लड़ाई झगड़ा बड़े उसकी बात रख देते हैं। गांव में सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है इलेक्शन में। मुस्लिम और हिंदू की बात हो रही है, त्रासवाद की बात हो रही है। और वो कई सारे हमने देखा है इलेक्शन में नेता लोग बोलते हैं कि गुजरात में कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। क्या बोलते हैं? गुजरात में जो कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अरे भाई, ये मुद्दा नहीं है। कहाँ पटाखे फूटते नहीं फूटते ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन लोग तालियां बजाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि लोगों को भी ये सुनने का अच्छा लगता है। लोग अपने अंदर से वो पूरा ऐसा समझते हैं कि ये धर्म के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत कठिनाइयां है सामाजिक जागृति काम करने वालों की। वो तो हमने देखा है इंडिया में कैसे हो रहा है। जो आनंद तेल तुंबड़े है, आपको पता है क्या उसको किया है? जो वॉइस उठाते हैं उसको ये राष्ट्रद्रोह विरोधी कानून में फिट करने की धमकी देते हैं, या बोलते हैं कि चुप हो जाओ, नहीं चुप होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, राष्ट्र विरोधी बोल देंगे। ठीक है, ये तो पूरा इंडिया में अभी क्रेज चल रहा है। एक लास्ट में बात जोड़ना चाहता हूँ उसमें उसी में कि नवसर्जन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नवसर्जन। तो जब इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी
तो गुजरात में तो जब ये बड़ा प्रधान गुजरात में हमारे तो सीएम रह चुके थे, तो नवसर्जन की वजह से जो दलितों के जो इश्यूज है बार बार पिकअप होने की वजह से तो सीएम को पता है कि नवसर्जन एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लीड ले रहा है दलितों के मुद्दे पे, और खास तौर पे छुआछूत के मुद्दे पे। इसकी वजह से उनकी छवि बहुत खराब हो रही थी, या वो ऐसा समझते थे, तो वड़ा प्रधान बन गए वो देश के। तो 2016 में नवसर्जन के एफसीआर को रद्द कर दिया। ठीक है, नवसर्जन के एफसीआर को रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने, ताकि वो ऐसा समझते थे कि नवसर्जन का जो फॉरेन फंडिंग है वो ही हम कैंसिल कर देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पड़कार है कि जो इंडिया में जो एनजीओस है वो जो मानव अधिकारों के लिए जो काम कर रही है, ह्यूमन राइट के लिए जो काम करती है, उसको सरकार दबोचने का काम करती है। वो ऐसे एनजीओ को मान्यता देती है कि जो सरकार की वाहवाही करे और मानव अधिकार के मुद्दे को बोले नहीं, आवाज ना उठाए और चुपचाप सब सह ले, ऐसे एनजीओ को वो मान्यता दे रही है। तो हमने भी फेस किया है नवसृजन ने। थैंक यू ऐड करने के लिए। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े। दलितों के हकों पे बहस करते हुए तारिक ने दलितों के लिए एक काबिले इज्जत, काबिले जिक्र और आजादी पसंद बाबा साहेब अम्बेडकर दिया है। दलित उसे एक खुदाई शख्सियत के तौर पर मानते हैं और ये रवाज और सखाफत बरादरी में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। सवाल ये है कि खासतौर पर दही इलाकों में, गांव देहात के अंदर इस रवाज का इनकार करना कितना मुश्किल रहा है या रहेगा? आपकी बात सही है कि दलित जो लोग हैं वो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा बदलाव आया है गांव में। बाबा साहब को पढ़ने लिखने का जो यूथ है वो बहुत काम कर रहे हैं गांव में। बाबा साहब की आइडियोलॉजी फैल चुकी है, तो बाबा साहब को भगवान तो ठीक है, लेकिन वो जो उसका जो बौद्धिज्म जो वाला जो काम था 1956 में, बाबा साहब ने बहुत धर्म स्वीकार किया था। तो ये भगवान वाली बात और बौद्ध वाली बात तो डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी गुजरात में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जो यूथ लोग है वो धीरे 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 बौद्ध धर्म के नजदीक आ रहे हैं, और समाज भी नजदीक आ रहा है। कई सारी जो सामाजिक जो बदिया है वो निकल रहा है, लोग बौद्ध धर्म के तरफ जा रहे हैं, बौद्ध धर्म अंगीकार कर रहे हैं। हजारों की मात्रा में बौद्ध धर्म का धर्म अंगीकार होता है। बाबा साहब भगवान की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब तो भगवान में मानते नहीं थे। ठीक है, बाबा साहब तो ऐसे धर्म को मानते थे कि जो समानता वाला धर्म हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। इसीलिए तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया है। तो बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं और इसकी वजह से जो धार्मिक जो वातावरण है वो धीरे धीरे समाज में कम हो रहा है। और भगवान की बात आती है तो फिर हिंदू धर्म की बात आती है। जी, ठीक है ना, जब भगवान की बात करते हैं तो हम भगवान यानी धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म की बात आती है। और हिंदू धर्म में दलित कहाँ है आप जानते हैं। जी बिल्कुल, और अच्छी तरीके से दलित भी अब जान चुके हैं कि जिस धर्म ने हमको जन्म से स्वमान नहीं दिया है, जिस धर्म हमको जन्म से स्वमान नहीं दे रहे, वो धर्म नहीं, ये धतिंग है। और जो हम धर्म में जो बोलते हैं हिंदू, तो हिंदू होते तो हमको गांव में मंदिर में क्यों नहीं जाने देते हैं? बिल्कुल, गांव में दलितों के लिए क्यों अभी भी कुआं पानी पीने का अलग है? जी, गांव में आज भी दलित बच्चों को क्यों स्कूल में अलग बिठाया जाता है? बिल्कुल, हम जो हिंदू होते हैं तो हमारे हिंदू के स्मशान जो अंतिम विधि के लिए तो एक ही होने चाहिए गांव में, सिटी में। बिल्कुल, तो गांव में भी आज डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के स्मशान क्यों है? हम हिंदू है तो पटेल का स्मशान जुदा है, ठाकुर का जुदा है, ब्राह्मण का जुदा है, दलितों का जुदा है, हैं? लेकिन उसमें हम हिंदू है
वो बोलते हैं कि दलित हिंदू है, तो हम ऐसे भी बोलते हैं गांव में, तो हिंदू है तो हिंदू की तरीके से हमको अधिकार दो। बिल्कुल तो आप हिंदू मानते हो तो हिंदू के तरीके से अधिकार क्यों नहीं दे रहे? सही बात है। थैंक यू। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप पूरी दुनिया में आलमी वबाई सूरत हाल है और उससे आप वाकिफ भी होंगे, तो सवाल यह है कि इस कोविड के दौरान दलितों को किस किस्म की इम्तियाजी सलूक का और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और हुकूमत ने सेहत और बहबूद के फवाद फराम किए या नहीं, और अकलीतों पर कोविड-19 के गैर मुतनासिब असरात को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अच्छा, तो पूरे कोरोना के माहौल में जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, जी देखा है ये अफरा तफरी का माहौल। हम भी रिलीफ कैंप में थे, तो जो गुजरात में क्या है कि परप्रांतीय लोग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी जैसे स्टेट है नजदीक वाले, तो वहीं जी से जी यहाँ मजदूर लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उसमें से शायद 80% लोग दलित या माइनॉरिटी या ओबीसी के लोग होते हैं। जी तो बहुत दिक्कत हुई उनको वापस जाने में, क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन लगा दिया गया, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, और उसके पास एक ही विकल्प था अपने गांव पहुंचने का। और गांव पहुंचे तब वो उनको सुरक्षित मानेंगे ऐसा समझते थे। और उसके बाद भी सही है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, और जी पैसा नहीं है, करेंगे क्या? ठीक है, कुछ हो गया तो दवाई कहाँ से लाएंगे, डिस्पेंसरी कहाँ ढूंढेंगे, सारवार कहाँ लेंगे, ये सब बहुत बड़ा एक इश्यू था। तो उस टाइम पे आपको पता है कि लोग इंडिया में रास्ते पे चलते चलते अपने गांव हजारों जी मील जाके, कई सारे हमने न्यूज में भी पढ़ा कि 8-8 लोग तो ट्रेन के कुचल जाने में मर गए, क्योंकि वो पटरी पे चल रहे थे। जी पटरी हाँ, पे चल बिल्कुल। तो पता नहीं चला कि ट्रेन आ रही है, तो ऐसे लोग मर गए। कई सारे लोग रास्ते में एक्सीडेंट में, हादसे में मर गए। तो कई जी सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना, तो बीमारी तो होनी होनी थी चलो, लेकिन उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दूसरा है कि कोरोना में दलित की बात करते हैं, लेकिन जो गैर दलित है जी और दलित को भी एहसास हुआ कि अस्पृश्यता क्या है। और जब 14 दिन वापस जाके क्वारंटाइन घर में रहने का आता था, और घर में जब बीबी भी अपनी थाली नहीं पकड़ती थी, जी और बच्चे भी हमारे पास नहीं आते थे, तो पता चलता था कि ये अस्पृश्यता वाला मसला क्या है। जी तो हमें भी, ये भी बहुत उनको पता चला कि हम दलितों को बरसों से दूर रखे हुए हैं, उसको छुआछूत का हम ऐसे करते हैं तो उसके क्या हालत होगी। तो खुद जो गैर दलित जो है अस्पृश्यता रखने वाले जो समाज है, वो खुद अस्पृश्य हो गए कोरोना की वजह से, हमने ये भी देखा है। और उसकी चर्चा भी बहुत बड़ी हुई है। और दूसरी बात करें तो हर हमें जी जैसे बनता है, जैसे दलितों को जो सारवार की जब बात आती है टाइम पे, तो आप देखो तो कौन किसका क्या है उसको पता ही नहीं, ठीक है, तो जी नजदीक जाने की तो नहीं थी। और जो लोग मर जाते थे तो सबसे ज्यादा जो सेवा की है वो दलितों ने की, क्योंकि जो स्मशान होता है, स्मशान में जो जलाने का काम करते हैं वो सारे लोग दलित ही रहते हैं। दलित ठीक है, जी जी दलितों ने कोरोना में बहुत सेवा का काम किया। और गवर्नमेंट तो फेलियर ही हो चुकी थी पूरे के पूरी। और थर्ड वे सेकंड वे में तो पूरा का पूरा आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग मर गए, जी गांव में बिल्कुल जी ज्यादा लोग थे। और दलित उसमें मुझे पता है कि ज्यादा हो गए, क्योंकि दलितों के पास पैसा नहीं है बाहर डिस्पेंसरी में जाने का, क्योंकि उसका जी खर्चा बहुत होता था। तो बेड भी नहीं मिल रहे थे, तो घर में लोग उपचार करके, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कोरोना की वजह से जान गंवा दी अभी। और अभी 50-50 हजार मुआवजा देने का तय हुआ है।
तो सरकार का आंकड़ा आता था 12-13, तो अभी 200-200 लोगों को इस ब्लॉक में मिल रहा है मुआवजा, कोरोना की सहाय मिल रही है। तो खुद सरकार ये आंकड़ा छुपाने का काम करते है, ऐसा तय होता है। बड़ी गंभीर एक सिचुएशन थी कोविड के दौरान, और जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया उसके बारे में। अब हम एक नए मुद्दे पे बात करते हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा इस पे आजकल स्ट्रगल भी हो रही है और बातचीत होती है। वो मुद्दा ये है कि जात पात की मर्दमशुमारी की जरूरत क्यों है और उसकी क्या अहमियत है, और ये दिन उस पर रोशन क्यों नहीं हो पा रहा। हिंदुस्तान में जात पात के शनाख्त और दावे के हवाले से मर्दमशुमारी की नुक्ते नजर की क्या अहमियत है आपकी नजर में? जात पात जो जनगणना है तो उसका मैं तरफदारी करता हूँ, जी। क्योंकि जो जनगणना है अभी लास्ट इंडिया में 2011 में हुई। हर 10 साल में जनगणना होती है और उस सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जो एंगल है वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें खाली एससी और एसटी का ऑप्शन रहता है पॉपुलेशन का, और उसकी जनसंख्या के बारे में हमको पता चलता है, लेकिन आज तक ओबीसी की कितनी जनसंख्या है टोटल मिला के, कुल मिला के, वो हमको अभी तक पता नहीं चला है। और इंडिया में हम देखें तो जो मंडल कमीशन जो हुआ था गठन, तो वो उसके रिपोर्ट में बता रही है 52% जनसंख्या है ओबीसी की, अन्य पिछड़े वर्ग जो है उसको बोलते हैं उसका है, लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है। और जो जनगणना तो है जो हम बोलते हैं हर एक जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, वो भी इसकी डिमांड कर रही है सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार अभी उस पर कुछ मुझे लगता नहीं है कि काम करना चाहती हो। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे ऐसे दिशा निर्देश किए हैं, लेकिन उस पर भी कोई काम ठोस कदम नहीं उठा रही है। और पूरे हम देखें तो इंडिया में पिछले 1931 में जब देश आजाद नहीं था, तब अंग्रेजों ने पहली बार वो जनगणना, जो संख्या जाति आधारित जो जनगणना है उस पर काम किया, और उसका आंकड़ा था 1931 में। आज उसके बाद आज तक ये नहीं हुआ है, तो बार बार ये 1931 वाला आंकड़ा लाते हैं, लेकिन अभी वो तो पुराना हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ओबीसी के जो जाति है, मुझे पता है कि आज तक करीबन इंडिया में 5,000 से ज्यादा सब कास्ट के लोग ओबीसी के लोग हैं, लेकिन उसकी क्या हालत है, कैसे रहते हैं, उसका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है ना, तो ये सारे मुद्दे बाहर नहीं आते। और जो जनगणना है वो देश में इस होती है कि उस पर काम हो, ठोस काम हो, और उसपे उस जनगणना के जन 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 जो है उसके आधार पे पूरा देश की जो एक रोड मैप बनता है 10 साल का, कि कैसे बजट उसमें शिक्षा में कैसा रहेगा, आवास में कैसा रहेगा, रोड में कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। तो जब तक ये हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस पर काम कैसे होगा? जाति के आधार पे हम जनगणना नहीं करेंगे, जो जाति के जो पिछड़े लोग हैं जो रह चुके हैं, तो उसको तो हम न्याय नहीं दिला पाएंगे ना। थैंक यू। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे आप काम भी कर रहे हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपके ख्याल में मुख्तलिफ बिरादरियों पर मुबनी तंजीमें, इलाकी और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तंजीमें दलितों की समाजी तरक्की में किस तरह मुस्बत किरदार अदा करती हैं या कर रही हैं? देखिए, ये मुद्दा काफी समय से चर्चा में रहता है कि क्या एक अस्पृश्यता या जाति हिंसा निपटाने का काम फक्त दलित संगठनों का ही है, जो दूसरे मानव अधिकार के मुद्दे पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई पर्यावरण पे काम करता है, ठीक है,
महिला मुद्दे पे काम करता है तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये जातिगत हिंसा खत्म हो, उस पर कुछ सपोर्ट करे, छुआछूत का प्रश्न हो तो उसको कुछ सपोर्ट करे। हम महिला हिंसा की बात करते हैं वुमन राइट्स के बेस पे, जो संगठन है वो, तो हम अधिकार की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 70 में लिखा है कि अस्पृश्यता के नाबूद होनी चाहिए। तो ये संगठन वाले लोग क्यों छुआछूत का मुद्दा नहीं ले रहे? उसको महिला हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन वो दलित हिंसा, दलित जो महिला हिंसा, महिला के साथ जो छुआछूत का जो हिंसा होता है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, पर्यावरण का इश्यू दिखाई दे रहा है ना, तो लेकिन उस पर्यावरण के इश्यू में दलित के साथ कैसे छुआछूत रखते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ज्यादातर हमारी ये बात रहती है इतने सालों से कि जो अन्य संगठन है वो उसमें छोटे मोटे मुद्दे में छुआछूत का भी मुद्दा उनके प्रायोरिटी में होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। दलितों का मुद्दा दलित ही काम करे ऐसा रहता है डेफिनेटली, हम क्यों इसमें पड़े। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जो आप जैसे जो संगठन है बड़े साउथ एशिया में या फिर दूसरे जो हाई लेवल जो यूएन कमीशन है, हाई कमीशन है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो दलित मुद्दे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके वजह से नवसर्जन ने ये बड़े एनजीओ की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में ये दलित मुद्दा रखा था डरबन में, जी। जाति भेदभाव वाला मुद्दा 2002 में डरबन में जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े वो है जो देश के सॉरी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो उसका सपोर्ट ये मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से रख पाए थे हम। तो एक तरीके से आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन आपने हमें बहुत ही डिटेल और डेप्थ में बताई है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे हालात में जब एससी और एसटी एक्ट जो है वो सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, ठीक, तो इस माहौल में जल्द इंसाफ की तवक्का हम कैसे कर सकते हैं? और सोशल मीडिया है या सिविल सोसाइटी है या मीडिया है हमारा, वो अकलियतों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के इंसाफ के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है या कर रही है? हम ये बात देखें तो SC/ST एक्ट जो है तो पूरे इंडिया में लागू है। तो उस एक्ट में बदलाव लाने की जो बात थी, अमेंडमेंट 2015 वाला, वो भी आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया, उसके खिलाफ भारत बंद का ऐलान हुआ। फिर बाद में उसमें फेरबदल हुआ, फिर मूल जो कायदा है वो अमल में आया। कुल मिला के SC/ST एक्ट लागू होने में हर एक स्टेट में बहुत दिक्कत हो रही है, और गुजरात में तो ज्यादातर ये दिक्कत हमने देखी है। जिस सरकार को इस एक्ट का फुलफिली इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वही नहीं कर रही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम देखें तो एक्ट में जो हुआ है कि इस पूरा एक्ट का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है, और मॉनिटरिंग कमेटी हुई है हर एक स्टेट में, तो उसका जो चेयरपर्सन है वो CM है, और उसको मीटिंग बुलानी है साल में एक बार। ठीक है, तो RTI में डेटा हमने डाला हुआ है तो नहीं बुला रहे हैं, मीटिंगें नहीं बुला रहे, मीटिंगें नहीं बुला देंगे तो बड़े अफसर उस मीटिंग में नहीं आएंगे तो क्या वो सरकार कुछ गाइडलाइन नहीं देगी तो क्या करेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि उसमें प्रावधानी है कि जो एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलने चाहिए, आगोतरा जामीन नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन कई सारे ऐसे गुजरात हाईकोर्ट में जजमेंट आए हुए हैं कि 21 को एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है। ऐसे कई सारे इश्यूज है। स्पेशल कोर्ट की बात है, लेकिन स्पेशल कोर्ट नहीं है, डेजिग्नेटेड कोर्ट है। जो जिला कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसको स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट का दर्जा दिया हुआ है। उसमें स्पेशल एट्रोसिटी के लिए स्पेशल PP होने चाहिए, तो स्पेशल PP नहीं है। ऐसे कई सारी दिक्कतें है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाते तो मीडिया भी बहुत सपोर्ट में रहती। अभी मीडिया का रोल बहुत अच्छा है यहाँ, तो सपोर्ट दे रही है। छोटा से छोटा जो इश्यू रहता है उसको मीडिया अपने चैनल में या अखबार में छापती है। ज्यादातर इंग्लिश जो अंग्रेजी मीडिया है वो बहुत अच्छा काम कर रही है।
दलितों के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती है उसका बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रही है। मीडिया का रोल बहुत अच्छा है इसमें। और अभी क्या है कि दूसरे जो इसने इतने साल से बावजूद हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो न्याय प्रिय लोग हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अन्य नागरिक लोग बोलते हैं, दलित के खिलाफ, जी। दलितों के जो भी दूसरे जो नागरिक है वो सिटीजन, तो ऐसे कई सारे सिटीजन भी है जो ये कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे हम ये इस पे काम कर रहे हैं। हर एक जो समाज ये मानता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, उसको हम साथ लेके काम कर रहे हैं। अच्छा लगा कि आपकी मीडिया और सिविल सोसाइटी जो है आपको भरपूर सपोर्ट कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप साउथ एशिया ममालिक के अंदर अमन को यकीनी बनाने के लिए, दलितों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? शांति अमन बना रहे पूरे राष्ट्र में, ये तो हर एक नागरिक की अपील रहती है। और शांति अमन बनाए रखने में अपने स्टेट हो या अपने देश की गवर्नमेंट हो, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रहता है उसको फॉलो करे। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा हूँ इस देश को, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले जो लोग हैं, इसको अमलवारी जो करेंगे जो लोग हैं, उसके माइंड पे आधार रखेगा कि कैसे अमलवारी होगी। ठीक है, तो ये अमलवारी जो लोग अपने लोकशाही देश में जो लोग प्रजा के थ्रू जाते हैं, जो अपने सत्ता में भागीदारी, तो उसका काम ये रहता है कि शांति अमन बनाए रखे और देश में जो वंचित समुदाय है, जो जो लघुमती जो समुदाय है, अन्य जाति के जो लोग हैं, उस पे जो छुआछूत का मामला हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी उत्पीड़न का मामला हो, ह्यूमन राइट्स का मामला हो, तो उस पे अच्छी तरीके से काम करे। और और काम तो करे ही करे, लेकिन दूसरा ये सुझाव है कि सरकार को ये भी करना है, फक्त दलितों के साथ में काम करने से कुछ नहीं होगा। जो जाति शांति अमन बनाए नहीं रखना चाहती है, जो जाति कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, ठीक है, और जो जाति मनुस्मृति को मानती है, तो उसको भी कुछ उसके साथ भी कुछ काम करे, जागृति का काम करे। और सरकार बोले कि हमारे देश में मनुस्मृति नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका अमलवारी करे, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और कुल मिला के साउथ के जो हमारे साउथ इंडिया जो साउथ के जो देश है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ठीक है, तो जातिगत हिंसा का जो भेदभाव वाला तो हम सब जानते हैं कि हर एक देश में ये हिंसा का मसला तो शांति अमन हो, हर एक नागरिक की दृष्टि से उसको देखा जाए, कोई कास्ट की दृष्टि से उसको नहीं देखा जाए। ये मेरी एक विनती है। और आपके जैसे जो रिसर्चर जो सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, वो कुल मिला के साउथ एशिया के जो देश के जो इश्यूज है, जो जातिगत भेदभाव वाले या अलग अलग जो इश्यूज है, उसको पिकअप करके जो अथॉरिटीज है उसके पास रखे, और अन्य समाज के जो लोग है उसके पास भी ये मुद्दा पहुंचे, ताकि थोड़ा थोड़ा समय के बाद में उसमें थोड़ा परिवर्तन आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सारम बुनियादी तौर पर साउथ एशिया में अकलियतों के हकूक के लिए काम करता है, इसलिए हम मजलूम अकलियतों की मदद के लिए आपकी तंजीम के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? पहले प्रथम तो आपको मैं पहले बोला कि आपने इतना समय निकाल के हमको ये इनवाइट किया, और हमारी गुजरात की और पूरे देश की जो हमने बात रखी दलितों की, ये पूरे विश्व के थ्रू आप ये बात फैलाएंगे हमारी बात, और इसकी वजह से कई सारी इसकी इम्पेक्ट हो गई। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप ये साउथ के जो कंट्रीज है, जो उसको ये आप उसकी वॉइस को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके आज मैं बोल रहा हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे अकेले की नहीं, ये पूरे समाज की बात है। इंडिया के 16 करोड़ दलित की बात है, ठीक है, इंडिया के 16 करोड़ दलित की बात हम कर रहे हैं। तो इसका ये वॉइस है, वॉइस आप पूरे साउथ में ही जाएगा, साउथ एशिया के कंट्री में जाएगा ही जाएगा, लेकिन अलग 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 देशों में भी जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया काम है, एक कोलैबोरेशन का काम आप कर रहे हैं, ठीक है। हर एक कोई काम एक करे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
हम गांव में काम करते हैं तो आप गांव में नहीं काम कर सकते साउथ में, साउथ इंडिया कंट्री में, तो फिर आप ऐसे सबको लिंकेजेस बना के जो काम ऐसे करते हैं, जो संगठन है बड़े छोटे मोटे बहुत बड़े, उसको आप एक एक जुट पे लाइए और उसकी बात रखे तो भी बहुत अच्छा काम होगा। एक मंच पे आप लाने का जो काम करते हैं तो उसमें आप हमको कहीं भी हमारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी रहेगी तो हम काम करेंगे आपके थ्रू। और आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, इसलिए फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये किया है। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके विचार थे वो हमारे साथ शेयर किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हम अगले भी जो हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होंगे हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय भीम, जय संविधान।